नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवार। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय शेखर जोशी जी का। तो आइए चलते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़े जिले के सोमेश्वर गांव में हुआ था। शेखर जोशी ने अपने प्राथमिक स्तर की शिक्षा अजमेर तथा देहरादून से की। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वे इंटर में थे तब उनका चयन ईएमई सुरक्षा विभाग में हो गया। 1986 तक वे इस विभाग में रहे। तदुपरांत उन्होंने इस विभाग से स्वैच्छिक रूप से त्याग पत्र दिया और लेखन कार्य में जुड़ गए। शेखर जोशी का जन्म पहाड़ पर होने के कारण उनके लेखन में पहाड़ों का समावेश मिलता है। उनकी कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी व जापानी भाषाओं में हुआ। उनको सर्वाधिक प्रसिद्धि अपनी प्रसिद्ध कहानी कोसी के घटवार से मिली, जो कि कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी एक कहानी दाज्यू भी है, जिस पर बाल फिल्म बनी है। उनकी कहानियां हैं कोसी का घटवार, दाज्यू, बदबू, मेंटल, नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद। और उपन्यासों में है अथ मूसक उवाच, हलवाहा, 7 किलो, मेरा पहाड़, चीटी के पर, पेड़ की याद। आपका निधन 4 अक्टूबर 2022 को 90 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में हुआ। तो आप पहाड़ों के क्षेत्र के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक थे। तो आइए चलते हैं आपकी प्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवार पर। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक शेष गेहूं था। खप्पर में हाथ डालकर उसे व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानना हो कि कितनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि अत्यंत धीमी गति से ऊपर के पाट पर चल रही थी। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई। खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चढ़ गया। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं। अन्य वर्षों तक लोगों के धान की रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार बीच की क्यारियां तक सूखी जा रही हैं। छोटे छोटे नालों के गूलों के किनारे घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गोसाई का यह घट। इसकी भी चाल ऐसी है, लद्दू के घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछिर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी भी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ तक सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चले लगा। कहीं कोई सुराग निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने गूल में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह बाहर आ गया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आता जा रहा था। गोसाई ने उसकी दुविधा का ख्याल करके वहीं से आवाज दे दी, ए हो, यहाँ लंबर देर से आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेश सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर लगा दो। गोसाई होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। यहाँ कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया।
महल की छाँव में बैठकर गोसाई ने लकड़ी के जलते हुए कुंदे को खोद कर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता हुआ उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछिर छिछिर की आवाज़ के साथ पानी मथानी को काट रही थी और कहीं कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में कोई भी ध्वनि नहीं होती। रेती पाथरों के बीच में टखने पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहर ढलने पर इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का असरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर का साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कहे ऐसा कोई प्राणी और उसका कोई स्वर नहीं है। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गोसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग पीस चुका था। इस पर गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते हुए गोसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों के बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बीती बातों की याद गोसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल चुका है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबंध है। उस पर छुट्टियों की बात, कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्ती नुमा टोपी को तिरछा रख फौजी वर्दी पहनकर वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर फैल गई। बूढ़े बच्चे सभी उससे मिलने आए। चाचा का गोठ एकदम भर गया। ठसाठस बिस्तर की एकदम नई साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्दानी के तम्बाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई को उस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गोसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई, पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर वाली टोपी को तिरछी करके पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देख वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटनों पर सर रख लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी ही बात पर स्वयं हंस दी। पुरानी बात, क्या कहा था गोसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल का कुर्ता ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं। परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की
तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। लास्ट साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव की नज़दीक की है, लक्ष्मा। लक्ष्मा ऐसा ही कुछ नाम है। गोसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैक लेने वाला गोसाई उस दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशंस न करने के अपराध में। सोचते सोचते गोसाई बुदबुदाया, साला एनजुटेंट। गोसाई सोचने लगा। उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने के एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिलने गया था। गंगानाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया था कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ जाकर प्रायश्चित कर जरूर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से भेंट कब होगी वह यह नहीं जानता। लड़कपन के संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए होंगे। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन की नौकरी रही वह पलट कर गाँव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इसी अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई। और चारों ओर कोई नहीं, एकदम निस्तब्ध, निर्जन, सुनसान। एकाएक गोसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर वह उस तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों बाध्य हो। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने का उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग पर आ पहुंची। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गोसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम आने वाले थैले को उड़ेलकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। टिक टिक का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछिर छिछिर की आवाज अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पार्ट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ पीछे घट के द्वार पर एक संगीत से भी मधुर नारी का कंठ, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री ने उससे यह पूछा। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया टिक टिक बोल रही थी और उसी गति के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर अन्य चक्री का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई टाल न पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देख रहा था और फिर अपने हाथों तथा सिर
पर गिरे हुए आटे को झाड़कर 2 कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उस वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी, उसका मुंह बंद ही रहा। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मची। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक न पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से इसने इधर इधर देखा। महल की पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए बैठा था गोसाई। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर बढ़ने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे ही उसने निकट आते हुए कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम किया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर लगता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व इसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह अन्य भी 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पाल पतोल झाड़ कर बैठे थे। लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी। तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे उसे अब भी विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? आंख जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी ओर पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आगे आग गुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोक पाना संभव हो गया। टप 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 सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते कंधे को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ नहीं था। हतप्रभ सा उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुलझुलाहट महसूस हुई। अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह करना चाहता था। गोसाई से सहानुभूति की दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझको रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट में पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई साथ नहीं देता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंख लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूति की दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष के से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़ कर बैठ गई। गोसाई सोचने लगा, 15 साल की
जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होता। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया, पर उसे लगा उस छाप के नीचे आज भी वह 15 साल पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अर्ध ढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण जब जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में, कहता हुआ गोसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन अपनी बात पूरी करने के साथ ही दूसरी ओर वह देखने लगा। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे पर तक गया। अपनी अंजलि में भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में रखी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उस नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही उसको। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे खोजता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। गोसाई ने लक्ष्य किया, बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज की जिद कर रहा है। एक बार झुलझुलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घट में चला गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा उसे गूंथ रहा था। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसके साथ 2 बर्तन और थे। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक अल्युमिनियम के मैडसिन में गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली, पर पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिका कर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में की कि गोसाई ना कर सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी, जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन का एक मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तनों डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और आटे से सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा। दोनों हाथों में चाय का मग था, में टकटकी लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएंगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिड़क महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसने चेष्टा का अनाधिकार किया हो। ना जी, वह तो भी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं तो रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति की। हाँ, यूं ही कह रही है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन बता दिया। रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ चुका था। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांटा। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा भूखा है, लग आई होगी भूख, डांटने से क्या फायदा।
गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों को कभी माँ को देख लेता। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच कर रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहाँ अपने लक्षण फैलाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रख बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा गया, जिसने गोसाई और लक्ष्मण दोनों ने अनुभव किया। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में स्वयं ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देख अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग में क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, अभी मेरे पास और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आ जाएगा। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह बात चली तो मैंने कह दिया, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में बोला, दुख तकलीफ के वक्त आदमी ही आदमी के काम आता है, नहीं तो सब बेकार है। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगा नाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। बरसों पहले उठे हुए ज्वर और तूफान का वहां कोई शेष चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसी सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण ने अधिक आग्रह करने पर भी इनकार किया तो उसका साहस नहीं हुआ। गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा धीमे स्वर से वह चला गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकीर्ण दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उसकी ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टिन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता है। बांध की ओर जाने से पहले एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सोचना उसे देखकर वापस लौटते हुए फिर ठिठाकर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसने संकोच किया। वह जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका से उसका मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगानाथ जाकर अपनी भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। भूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचना चाहिए। लक्ष्मण की बातें सुनने के लिए वह नहीं रुका और चल दिया। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटने पर उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुँचने तक टकटकी बांध कर देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अभी टिक टिक की आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी का पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं था। सब सुनसान निस्तब्ध। तो इस तरह आपने सुनी शेखर जोशी जी की द्वारा लिखी हुई कहानी कोसी का घटवार। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है और मित्रों, यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का वाचन
हमारे चैनल में किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।